अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को सीखा था। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ओस्टियोन के बारे में फर्दर चीज़ों को पढ़ेंगे। आपने जैसे पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम बोन्स को इंटरनली देखें तो उसमें हमें कुछ स्पंजी बोन नजर आते हैं, कुछ बोन मैरो नजर आते हैं, कुछ रेड बोन मैरो नजर आते हैं, कुछ येलो बोन मैरो नजर आते हैं। उसी तरीके से एक सर्कुलर राउंड शेप में एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था ओस्टियोन, ठीक है, जो कि कॉर्टिकल साइड में मौजूद होता है। सही। अब अगर इस ओस्टियोन के बारे में हम मजीद पढ़ें तो सबसे पहले लैमेला वो चीज है जिससे मिलके ओस्टियोन बनते हैं, यानी ईच ओस्टियोन इज मेड अप ऑफ लैमेला। हमने बोन की डायग्राम से समझा था कि हमारे पास जो है बेसिकली ये एक क्या है स्टूडेंट, ये एक लेट सपोज बोन है, ठीक है। इस बोन के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से राउंड राउंड जो है वो क्या मौजूद थे, ओस्टियोन मौजूद थे। यही ओस्टियोन किससे मिलके बने हैं, लैमेला से मिलके बने हैं, ठीक है। लैमेला बहुत सारे मिलके एक ओस्टियोन को बनाते हैं, साथ ही विच आर कंसंट्रेटेड लेयर्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास ओस्टियोन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, यानी उसमें बहुत सारी हमें लेयर्स देखने को मिलती है। सही। ये लेयर्स जो होती है ये मेड अप होती है कुछ ऑर्गेनिक पार्ट से, कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट से। ऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास शामिल होता है कोलेजन, सही, और इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास शामिल होता है हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली ओस्टियोन किससे मिलके बना है, लैमेला से मिलके बना है। ओस्टियोन में दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ओस्टियोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। उसमें कॉन्स्ट्रिक्ट बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं और वो लेयर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हिस्सों से मिलके बनती है। ऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास कोलेजन, जबकि इनऑर्गेनिक पार्ट में हाइड्रोक्सी पेप्टाइड शामिल होता है, यानी विच इज मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। हमारे पास जो इनऑर्गेनिक साइड में होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सही। तो ये तो हो गया ओस्टियोन का पहला हिस्सा। अगर हम बात करें कि ओस्टियोन में और क्या क्या चीजें होती हैं मजीद, तो उसमें होता है हैवरेजन कनाल। हैवरेजन कनाल इन द सेंटर ऑफ एवरी ओस्टियोन। हैवरेजन कनाल हर ओस्टियोन के सेंटर में होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारा स्ट्रक्चर इस ओस्टियोन के अंदर है, ठीक है। ओस्टियोन किससे मिलके बना है, लैमेला से। ओस्टियोन के जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये सेंटर वाला, इसके अंदर जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं हैवरेजन कनाल। इस कनाल के अंदर मौजूद क्या होता है, ब्लड सप्लाई। कनाल के अंदर हमें कुछ आर्टरीज, कुछ वेन्स देखने को मिलती है जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही होती है। सही। साथ ही इसी कनाल में बोन सेल बन रहे होते हैं। बोन सेल हमारे पास तीन तरीके के होते हैं जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सही। अब आगे अगर हम ओस्टियोन का मजीद स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक मेड्युलरी कनाल भी होता है इन द सेंटर ऑफ द बोन होल स्पेस। अब हमारे पास होलो स्पेस जो होता है बोन्स के अंदर, एक स्पंजी बोन नुमा, एक होल नुमा स्ट्रक्चर होता है इस मेड्युलरी कनाल में। मैंने आपको बताया था कि इसके बोन का दरमियान वाला जो हिस्सा होता है वो मेड्युलरी कैविटी कहलाता है, यानी मेड्युलरी कनाल कहलाता है। तो हम उसी की बात करें, उसी मेड्युलरी कनाल में, ठीक है, उसी कैविटी में एक स्पेस जो होता है वो स्पंजी होता है, ठीक है। उसी स्पंजी स्पेस में स्पंजी बोन्स होती हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब यही स्पंजी बोन क्या करती है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर रही होती है। सही। ब्लड सेल की प्रोडक्शन इसी जगह पर हो रही होती है। तो ये इंटरनली स्ट्रक्चर था किसका, ओस्टियोन का। ओस्टियोन बहुत सारे लैमेला से मिलके बना है। ओस्टियोन में कंस्ट्रक्ट बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स ऑर्गेनिक पार्ट की होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट की होती हैं। इस ओस्टियोन में वो लेयर जो ऑर्गेनिक पार्ट की है उसमें कोलेजन शामिल होता है
और इनऑर्गेनिक पार्ट में हाइड्रोक्सी पेप्टाइड शामिल होता है जो कि मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, इसी ओस्टियोन के बिल्कुल सेंटर में जो हिस्सा है उसे हम हार्विजन कनाल कहते हैं। इस कनाल के अंदर आर्टरीज और वेन्स होते हैं जो कि ब्लड को सप्लाई कर रहे होते हैं। इसके साथ ही जो हमारे पास बोन सेल्स हैं वो बोन सेल्स इसी कनाल में शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बोन है उसका एक होलो स्पेस भी होता है, यानी स्पंजी बोन जो होती है वो मेड्यूलरी कनाल में मौजूद होती है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब अगर हम समझे बोन सेल्स के बारे में जो कि इस कनाल में मौजूद हैं, सो बोन सेल्स 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ बोन सेल्स। सबसे पहला जो बोन सेल होता है उसे हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बिल्ड करता है बोन्स मैट्रिक्स को। अब ये बोन मैट्रिक्स क्या है? बोन मैट्रिक्स यानी फॉर्मिंग स्पंजी बोन। तो जो बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे स्पंजी बोन, मैंने आपको बताया ना यहाँ स्पंजी बोन होते हैं, उनके दरमियान में रेड बोन मैरो होता है। अब यही जो स्पंजी बोन है ये कौन बना रहा होता है? ये बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। इसे हम बोन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सही। उसके बाद दूसरा जो बोन सेल है उसका नाम है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल्स होते हैं, यानी जब बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट सेल मैच्योर हो जाते हैं तो वो ओस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स मेंटेन करता है किसको? बोन्स को, और हेल्प करता है हीलिंग में। हीलिंग प्रोसेस बोन्स का हम पढ़ेंगे। जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है हड्डी, तो उसको किस तरह हील किया जाता है इसका प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हील के प्रोसेस में, हीलिंग में ये वाले जो सेल्स हैं ओस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल, ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास सेल है बोन सेल जिसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट बेसिकली ब्रेक डाउन करता है बोन के मटेरियल को। अब ब्रेक डाउन बोन मटेरियल से क्या मुराद? बेसिकली जब कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर कोई हड्डी बुरी तरह टूट जाए तो उस टूटी हुई हड्डी के पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर रह जाएं तो उसको ब्रेक डाउन करने में, फ्यूज करने में ये जो हमारे पास सेल है ओस्टियोक्लास्ट ये मदद दे रहे होते हैं। तो बोन्स के जो मटेरियल्स हैं उनको तोड़ने में ये ओस्टियोक्लास्ट मदद दे रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बोन्स के कितने सेल हैं? 3 सेल हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली बिल्ड कर रहे होते हैं बोन मैट्रिक्स को, यानी स्पंजी बोन को फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो ओस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। ओस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल होते हैं जो कि एक जो मेंटेन करते हैं बोन्स को, और साथ ही आफ्टर फ्रैक्चर ये उस फ्रैक्चर को हील करने में मदद दे रहे होते हैं। तीसरा जो सेल है वो है ओस्टियोक्लास्ट। ये ब्रेक डाउन करते हैं बोन के टूटे हुए मटेरियल्स को, यानी अगर कोई हड्डी टूट जाए फ्रैक्चर के दौरान, इंजरीज के दौरान, तो फिर ये उन मटेरियल को क्या करते हैं? मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ओस्टियोन का, और साथ ही बोन सेल्स भी हमने पढ़ लिए। ये तीनों बोन सेल्स होते कहाँ पर है? हार्विजन कनाल में होते हैं, यानी सेंटर ऑफ ओस्टियोन में मौजूद होते हैं। मजीद इसमें कुछ डिटेलिंग होती है, जैसे लिम्फाइटिक सेल्स भी मौजूद होते हैं। ब्लड की सप्लाई भी इसी ओस्टियोन में होती है, और ये ओस्टियोन बेसिकली खुद कहाँ मौजूद होते हैं? ये हमारी बोन के कॉर्टिकल एरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बोन होता है स्टूडेंट, जो हड्डी होती है, इसकी सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं एक लॉन्ग बोन में। ठीक है, इंटरनली कुछ बोन मैरोज होते हैं, इसके साथ ही स्पंजी बोन होता है, और एक और स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ओस्टियोन का। ओस्टियोन में ही फर्दर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले लैमेला, लैमेला से मिलकर ही ओस्टियोन बनता है, हार्विजन कनाल जिसके अंदर बोन सेल्स होते हैं, और मेड्यूलरी कनाल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बोन्स की आउटर कवरिंग को। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं बोन्स की आउटर कवरिंग को और इनर कवरिंग को, यानी
हर बोन्स के अंदर बेसिकली 2 लेयर मौजूद होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहली जो लेयर होती है हमारे पास वो होती है आउटर लेयर। उसके साथ ही बोन्स के अंदर एक थिन इनर लेयर भी होती है। तो अगर हम वन बाय वन इसे समझें, सो पेरिओस्टियम द आउटर लेयर ऑफ बोन, आउटर लेयर ऑफ बोन जो होती है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम जो है ये लेयर अलाउ करती है फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारे जो मसल्स है और कनेक्टिव टिश्यू इनको हमारी बोन्स के साथ अटैचमेंट के लिए ये वाली लेयर हेल्प कर रही होती है टू द बोन एंड प्रोवाइड पाथवेज फॉर ब्लड एंड लिम्फाटिक वेजल्स। अब बेसिकली हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं या ब्लड सप्लाई है और लिम्फाटिक वेजल्स हैं, इन वेजल्स को एक पूरा पाथवे फराहम करने के लिए, पूरा रास्ता कनाल फराहम करने के लिए ये आउटर लेयर हेल्प कर रही होती है। तो हमारे बोन्स के आउटर जो लेयर होती है उसका नाम है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम ये अटैचमेंट में मदद दे रही होती है और साथ ही ये पाथवे फराहम करती है ब्लड वेजल्स को और लिम्फाटिक वेजल्स को। अगर हम इस बोन्स की इनर लेयर को देखें, सो बोन की इनर लेयर कहलाती है इंडोस्टियम। इंडोस्टियम बेसिकली एक थिन लेयर है, एक बारीक और पतली सी लेयर है। बोन के स्ट्रक्चर के अंदर ये लेयर्स होती कहाँ है बेसिकली, सो ये हमारे पास है बोन, ठीक है। अब इस बोन में सबसे पहले एक व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, ठीक है। व्हाइट कलर की जो लेयर होती है ये लेयर कहलाती है पेरिओस्टियम। ये आउटर लेयर है, ये अटैचमेंट में हेल्प करेगी क्योंकि इस बोन के ऊपर अब आएगा मसल। सो इस मसल और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान जो अटैचमेंट है उसमें ये लेयर हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अंदर जो है बोन के अंदर एक बारीक सी लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, वो लेयर हमारे पास होती है एंडोस्टियम, सही। एंडोस्टियम इनर लेयर है, पेरिओस्टियम आउटर लेयर है, सही। ये इनर लेयर कुछ स्टेम सेल्स के साथ होती है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बाकी अदर सेल्स को डेवलप करने में, प्रोड्यूस होने में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे हमारे बोन सेल है, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, इन तमाम सेल्स को डेवलप्ड होने में ये स्टेम सेल हेल्प कर रहे होते हैं जो कि इनर लेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। इस लेयर को एंडोस्टियम कहते हैं, साथ ही इट हैज प्रोजेनेटर स्टेम सेल। अब ये प्रोजेनेटर स्टेम सेल जो है ये ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल डेवलप करते हैं ओस्टियोब्लास्ट को। ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर होता है तो वो ओस्टियोसाइट्स बनता है। तो ये ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली डेवलप कौन कर रहा होता है, यही प्रोजेनेटर सेल्स डेवलप कर रहे होते हैं जो कि इनर लेयर ऑफ बोन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है विच सिक्रीट्स द बोन मैट्रिक्स, साथ ही ये बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट विच सिक्रीट कार्टिलेज, ये कार्टिलेज को भी क्या कर रहे होते हैं, सिक्रीट्स कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये लेयर हेल्प करती है, एक की रोल प्ले करती है किसमें, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर में, ठीक है। फ्रैक्चर्स को हील करने में ये लेयर भी मदद कर रही होती है हमारे ओस्टियोसाइट सेल के साथ साथ, सही। ये क्रिएट करती है न्यू सेल्स को जहां जहां पे जरूरत होती है फॉर दी बोन टू फ्यूज। तो बोन को जल्द ही ग्रो करने में और बोन के फ्रैक्चर को ठीक करने में हमें नए सेल्स की जरूरत पड़ती है। वो नए सेल्स बेसिकली ये जो इनर लेयर है ये बनाएगी, क्योंकि इस लेयर के पास स्टेम सेल मौजूद है। स्टेम सेल हमारे पास जो प्रोजेनेटर सेल्स है वो बाकी ओस्टियोब्लास्ट सेल को डेवलप करने में मदद करते हैं, सही। और आपने पढ़ा है अभी के जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट है वो बोन सेल को मजीद बढ़ाने में क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे जरूरत होगी फ्रैक्चर्स को ठीक करने के दौरान वहां वहां पे नए सेल्स ग्रो करेंगे और बोन्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे ताकि फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो, हीलिंग जल्दी हो, सही है। तो हमारे बोन्स में ये 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं पेरियोस्टेम, ठीक है, पेरियोस्टेम, और इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोस्टेम, सही है। एंडोस्टेम में याद रखिएगा स्टेम सेल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद फर्दर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।